जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका कहानियों की अनोखी दुनिया कहानीगढ़ में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यशपाल जी की कहानी फूलों का कुर्ता। साथियों, फूलों का कुर्ता एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती है। साथियों, इस कहानी का शीर्षक फूलों का कुर्ता के होने से ये नहीं समझिएगा कि जैसे कोई फूलों की माला होती है वैसे ही फूलों का कुर्ता। नहीं, फूलों एक 5 वर्ष की बच्ची का नाम है जो हमारी कहानी की मुख्य पात्र है, और कुर्ता जो हम सब पहनते हैं, कुर्ता या जिसे शर्ट भी कहते हैं। अतः इस बच्ची के कुर्ते के नाम पर कहानी का शीर्षक पड़ा है फूलों का कुर्ता। अब आते हैं अपने कहानी पर। साथियों, लेखक लिखते हैं कि मुझे यदि लालच, द्वेष और संघर्ष से भरे नगरों में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करना पड़ा तो या तो मैं आत्महत्या कर लेता या पागल हो जाता। सौभाग्य है कि वर्ष में 3 महीने के लिए कॉलेज में अवकाश हो जाता है और मैं नगरों के इस लालच और संघर्ष से भागकर पहाड़ों में अपने गांव चला जाता हूँ। मेरा गांव आधुनिक क्षुब्धता से दूर हिमालय के आंचल में है। भगवान की दया से रेल, मोटर और तार के अभिशाप से इस गांव को अभी तक कोई नहीं छुआ। पहाड़ी भूमि अपना प्राकृतिक श्रृंगार लिए है जहां मनुष्य बहुत संतुष्ट है। हमारे गांव बहुत छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं तो बहुत ही छोटे, 10-20 घर से लेकर 5-6 घर तक, बहुत पास पास। एक गांव की पहाड़ी की तलहटी में है तो दूसरी गांव उसी की ढलान पर। मुंह पर हाथ लगाकर पुकारने से दूसरे गांव तक बात कह दी जाती है। गरीबी है, अशिक्षा भी है, परंतु वैमनस्य और असंतोष नहीं है। बंकू शाह की छप्पर से छाई हुई गांव की दुकान सभी आवश्यकताओं को पूरी कर देती है। उनकी दुकान का बरामदा ही गांव की चौपाल या क्लब है। बरामदे के सामने दालान में पीपल के नीचे बच्चे खेलते हैं और पशु बैठकर जुगाली करते हैं। सुबह से जोर से बारिश हो रही थी, बाहर जाना संभव न था, इसीलिए आज एक प्रगतिशील लेखक का उपन्यास पढ़ रहा था। साथियों, यहां ध्यान से समझिएगा कि ये कहानी के अंदर की कहानी है जो लेखक पढ़ रहा था। लेखक पढ़ रहा है कि एक निर्धन कुलीन युवक का विवाह एक शिक्षित युवती से हो गया। नगर के जीवन में युवक की आमदनी से गुजारा नहीं चल रहा था, तो पत्नी ने कहा कि मैं भी नौकरी कर लूं, लेकिन यह बात उस युवक के आत्मसम्मान को स्वीकार न था, तो उसने मना कर दिया। समय बीता, उनके बच्चे पैदा हो गए, 1-2 फिर 3 बच्चे। महंगाई के जमाने में भूखों मरनी जैसी नौबत आ गई। अपनी स्त्री के राय से नवयुवक का एक सेठ जी के यहाँ नौकरी लग गया। उनका जीवन खुशहाल हो गया। एक दिन राज खुला कि
नवयुवक की खुशहाली का मोल उसकी अपनी योग्यता नहीं, उसकी पत्नी की इज्जत थी। पति ने क्रोध में आवेश में आकर पत्नी का गला घोंटने का यत्न किया। पत्नी ने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी। जो कुछ किया इन बच्चों के लिए किया। पत्नी ने केवल बच्चों को पाल सकने के लिए प्राण भिक्षा मांगी। पति सोचने लगा, मेरी इज्जत का मोल अधिक है या इन 3 बच्चों का प्राण। लेखक आगे लिखते हैं कि मैंने ग्लानि से उस कहानी की पुस्तक को पटक दिया। सोचा, यह है हमारी गिरावट की सीमा। आज ऐसा साहित्य बन रहा है जिसमें व्यभिचार के लिए सफाई दी जाती है। यह साहित्य हमारी संस्कृति का आधार बनेगा। हमारा जीवन कितना छिछला और संकीर्ण होता चला जा रहा है। हम अपनी उस मानवता, नैतिकता और स्थिरता को खो चुके हैं जिसका विकास हमारे आत्मद्रष्टा ऋषियों ने संकीर्ण संसारिकता से मुक्त होकर किया था। हम स्वार्थ की पट्टी आंखों पर बांधकर भारत की आत्मज्ञान की संस्कृति के परम शांति के मार्ग को खो बैठे हैं। क्या पेट और रोटी ही सब कुछ है? इससे परे मनुष्यता, संस्कृति और नैतिकता कुछ नहीं। ऐसे ही विचार मन में उठ रहे। अब लेखक ने उठकर बाहर देखा। बारिश थमकर धूप निकल आई थी। घर में दवाई के लिए कुछ अजवाइन की जरूरत थी, तो सोचा घर से निकलकर बंकू शाह के यहाँ से ले आऊं। बंकू शाह की दुकान के बरामदे में 5-7 आदमी बैठे थे। हुक्का चल रहा था। सामने गांव के बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं में शाह की 5 बरस की लड़की फूलो भी थी। 5 बरस की लड़की का क्या पहनना और क्या ओढ़ना। एक कुर्ता कंधे से लटकता था। फूलों की सगाई गांव से बहुत थोड़ी ही दूर चूला गांव में संतू से हो गया था। संतू की उम्र रही होगी यही कोई 7 बरस। 7 बरस का लड़का क्या करेगा? घर में 2 भैंस, 1 गाय, 2 बैल थे। पशु चरने जाते तो संतू छड़ी लेकर उन्हें देखता और खेल भी लेता था। बारिश थमने पर संतू अपने पशु को ढलान की हरियाली में हाँक कर ले जा रहा था। बंकू शाह की दुकान के सामने पीपल के नीचे बच्चों को खेलते देखा तो उधर ही आ गया। संतू को खेल में आया देखकर सुनार का 6 बरस का लड़का हरिया चिल्ला उठा, आहा, फूलों का दूल्हा आया है। दूसरे बच्चे भी उसी तरह चिल्लाने लगे। साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा इन आगे की पंक्तियों पर, जिस मात्र इन्हीं पंक्तियों से प्रेरित होकर लेखक ने यह कहानी ही लिख डाला। लेखक आगे लिखते हैं कि बच्चे बूढ़े और बड़ों को देखकर ही बिना बताए समझाए सब कुछ सीख और जान जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य के ज्ञान और संस्कृति की परंपरा चलती आ रही है। फूलो 5 बरस की बच्ची थी तो क्या वह जानती थी दूल्हे से लज्जा करनी चाहिए। उसने अपनी माँ को, गांव की सभी स्त्रियों को लज्जा से घूंघट और पर्दा करते देखा था। उसके संस्कारों ने उसे समझा दिया था कि लज्जा से मुंह ढक लेना उचित है। बच्चों के चिल्लाने से फूलो लजा गई, परंतु वह करती तो क्या। एक कुर्ता ही तो उसके कंधे से लटक रहा था। उसने दोनों हाथों से कुर्ते का आंचल उठाकर अपना मुंह छिपा लिया।
दुकान में बैठे लोगों ने भी फूलों की इस लज्जा को देखकर ठहाका लगाकर हंस दिया। काका राम सिंह ने फूलों को प्यार से धमकाकर कुर्ता नीचे करने के लिए समझाया। शरारती लड़के मजाक समझकर हो करने लगे। लेखक आगे लिखते हैं कि मैं बंकू साह के यहाँ दवाई के लिए थोड़ी अजवाइन लेने आया था, परंतु फूलों की सरलता से आत्मा प्रसन्न हो गया तो मैं यूं ही लौट चला। आगे लेखक कहते हैं कि हम फूलों के कुर्ते के आंचल में शरण पाने का प्रयत्न कर उघड़ते चले जा रहे हैं और नया लेखक हमारे चेहरे से कुर्ता नीचे खींच देना चाहता है। यह थी हमारी आज की कहानी। साथियों, इस कहानी को लिखने का लेखक का अपना व्यक्तिगत विचार है। लेखक द्वारा पढ़ी जा रही कहानी में उस महिला पात्र का उठाया गया गलत कदम आपके नज़र में सही है या नहीं, ये अपनी अपनी विचार है। यदि मैं अपने व्यक्तिगत विचार से कहूँ तो यह बहुत गलत है। साथियों, अमीरी गरीबी परिस्थितियाँ ये सभी जीवन का एक अभिन्न अंग है। इन्हें ही तो संघर्ष कहते हैं। इन संघर्षों का आप उपाय खोज सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा उपाय नहीं जो समाज परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। तो मेरे विचार से उस कहानी के स्त्री पात्र द्वारा उठाया गया कदम गलत था। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।